देखिए अभी हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे सिलेबस के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आप नेचुरली भी देखें ना इस फंक्शन को, तो फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो कल हम थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्टरी ले चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे सनलाइट जो है वो एनर्जी के रूप में इस बायोस्फीयर में आती है और जो बायोटिक कम्युनिटी है उसके अंदर ये एनर्जी फ्लो करती है। अब कुछ इस चैप्टर को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ प्राइमरी एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, वो आप खुद देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो ये शो करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ऑक्सीजन निकलती है। वो ये बताते हैं, प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है चूहे वाला, और वो सब मैंने कल आपको बेल जार का यूज़ करके मैंने यहाँ लेबोरेटरी के अंदर एक कंडीशन दे करके बताया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं जो मेन प्रोसेस पे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस पर। तो अगर आप बात करो फोटोसिंथेसिस की, तो सामान्यतः आप जो रिएक्शन इसकी लिखते हो वो आप लिखते हो CO2 प्लस H2O, फिर सनलाइट, नीचे यहाँ क्या लिखते हो, क्लोरोफिल, और फिर O6 प्लस O2 प्लस वाटर लिखा होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अगर आप वाटर ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी मान लीजिए हमने ये नहीं लिखा, अगर आप इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ये ऑक्सीजन बन रहा है। ये काफी मेजर रिएक्शन है, क्योंकि अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, और अगर आप इसको इस डायरेक्शन में देखते हैं तो क्या है, ये देखो जरा, अगर रिएक्टेंट ये हो और फिर प्रोडक्ट ये बने तो फिर क्या है, ये रेस्पिरेशन हो जाता है। बिल्कुल उल्टा है। ये दोनों ऐसी रिएक्शंस हैं इस हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसको मेंटेन किए रखती हैं। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आप जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो ये चीज़ पढ़ोगे उल्टा, लेकिन अभी हम केवल इसको फोटोसिंथेसिस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो, इसकी परिभाषा बनाना चाहो, तो आप कैसे बना पाएंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, वो भी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और इसके नाम को भी आप देखोगे ना, फोटो का मतलब लाइट है, ठीक है, सिंथेसिस यूजिंग लाइट, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इसे ही कहते हैं। अब रही बात, इस एनर्जी को प्लांट में कैप्चर कहाँ किया जाता है, कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जहां पर ये एनर्जी सनलाइट है वो एब्जॉर्ब होती है, कौन सा पार्ट है। उससे पहले अगर आप बात करो, लीव्स में होता है ना, आप 10th तक पढ़ के आए हो, तो 10th में आप जो पढ़ के आए हो वो ये पढ़ के आए हो। देखो जरा, आपने देखा होगा कि एक लीफ इस तरीके से बनी हुई है और उसका सेक्शन आप काटते हो इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस है और बाद में कुछ इस तरीके से बनाई हुई हैं, ठीक है, और ये कुछ मीजोफिल बनाई हुई हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस है, इसके ऊपर एक लेयर जो है वो क्यूटिकल की भी है। और अगर आप इसको
थोड़ा और डिटेल से याद करो तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर भी किताब के अंदर दिखाई हुई है ना। ये अभी आप जो डाइकोट लीफ की स्ट्रक्चर पढ़े हो वो ऐसी है। ये कौन सा, ये क्या पार्ट है जो रेड कलर वाला है? हैं? क्यूटिकल। ये तो याद ही होना चाहिए। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। और ये बीच वाला क्या है? मीजोफिल है। और ये लोअर एपिडर्मिस। यही चीजें। तो यहां जो मीजोफिल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक तो इस तरीके से जो कॉलमनर इस तरीके की सेल्स हैं इनको कहते हैं पेलिसेड, ठीक है। और ये जो सेल है ये बिल्कुल स्पंज की तरह है क्योंकि बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और इन्हीं सेल्स के अंदर भी क्या होता है? ये इस तरीके से ग्रीन कलर की कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे अगर आप डिटेल से माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हो। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। देखो आपने लीफ देख ली, लीफ के बाद जो है ये आपने मीजोफिल की कोई भी सेल देख ली जिसके अंदर ये सारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये आपको ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो न्यूक्लियस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, वैक्यूल भी होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। लेकिन हमारे कंसर्न की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट को क्लियरली देखना है ना तो जो वाटर बॉडीज हैं, कोई छोटी जो नहरें होती हैं सप्लाई के लिए, जो छोटी चैनल्स बनाए होते हैं उसके अंदर हाइड्रिला लगा होता है। आप वहां से हाइड्रिला पौधे को उखाड़े और उसकी एक लीफ को, क्योंकि उसकी लीफ बहुत पतली होती है, लीफ को सीधा ही आप स्लाइड में लगा के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल इस तरीके से दिखेंगे और स्ट्रीमिंग करते हुए नजर आएंगे, घूमते हुए नजर आएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट को आप देख सकते हैं, हालांकि इंटरनल स्ट्रक्चर आप नहीं देख पाओगे। अब क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है वो हम यहां पे बनाने जा रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो इस तरीके से कंप्लीट जो ओवरव्यू है वो बनाने के लिए आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन वाला। और कौन कौन सा ऑर्गेनेल है? न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। हाँ, आप थर्ड में आ जाइएगा, कोई बात नहीं। देखिए इस टाइप से आपको यूं नजर आते हैं जैसे सिक्के रखे होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से आपको नजर आएंगे। ये थोड़ा क्लोरोप्लास्ट है ना, आप बनाना सीखना, क्योंकि अगर ये नहीं बनाओगे ना तो आपको एकदम टाइम पे दिक्कत आएगी। कैसे बनाओगे आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा। देखिए ये है, यहां गौर से देखिए, जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर। आउटर मेम्ब्रेन है। और जो अंदर की तरफ है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीके से एक के ऊपर एक यूं मान लीजिए सिक्के रखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके की स्ट्रक्चर है। तो इसकी एक यूनिट को देखिए, ये जो यूनिट है ना इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम के अंदर भी ये जो सिक्के नुमा स्ट्रक्चर है इसको ग्रेना लैमिली या थाइलेकोइड ये कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, ग्रेना के अलावा अब देखिए, ये ग्रेना क्या है, ये सिंगुलर है, केवल एक है। हम सभी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ग्रेना है। ठीक है, सारे ग्रेना है, और ये जो एक ग्रुप है वो क्या है, ग्रेनम है। तो बहुत सारे ग्रेनम से मिलके क्या बना है, ग्रेना। और इस ग्रेना के अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो ग्रेनम बना है वो ग्रेना लैमिली से या थाइलेकोइड उससे बना है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या है, प्रोटीनस पार्ट है, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ और हैं। और इवन आपको एक चीज और भी दिखाई हो सकती है हायर बुक्स के अंदर, कि यहाँ पर डीएनए भी होता है, यहाँ डीएनए भी होता है, जो आपको सामान्यतः कुछ किताबों में नहीं मिलता है, दिखाया डीएनए भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन है, डीएनए है, कुछ आवश्यक चीजें वो सारी की सारी हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आती है। तो इतनी स्ट्रक्चर आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ क्या है, ग्रेना है, और ग्रेना के अलावा जो भाग है वो क्या है, स्ट्रोमा है। अब जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, देखिए ये वाला जो पार्ट है जो दो ग्रेनम को जोड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रोमा में से होके गुजरता है इसलिए उसका नाम क्या है, स्ट्रोमा लैमिली है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमिली। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है इतना, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर झांकने का प्रयास करेंगे कि ये कैसी स्ट्रक्चर है, आगे जो ग्रेना की है। एक बात और यहां देख लीजिए आप, पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस को जब हम पढ़ेंगे, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने का काम होता है, उसको पकड़ करके एक तरीके से एनर्जी के रूप में स्टोर करने का काम होता है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है, उस जो एनर्जी हमने पहले कैप्चर की है इसके अंदर, उस कैप्चर की हुई एनर्जी का यूज करते हुए जो कार्बोहाइड्रेट बनाने का जो काम है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी एंजाइम है, लाइट रिएक्शन से संबंधित जितने एंजाइम हो और जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे के सारे किस में होंगे, ग्रेना के अंदर होंगे। और जो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए वो सारे के सारे किस में होंगे, स्ट्रोमा के अंदर होंगे। इतना आपको क्लियर है। चलिए आगे हम इसके स्ट्रक्चर और देखते हैं। अभी आपने जो देखा, आपने इस तरीके से ग्रेनम देखा ना, यहां से एक ग्रेना लैमेली को या थाइलेकोइड को हम अलग कर लेते हैं। ये चीजें बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि बुक के अंदर इतनी डिटेल से नहीं बताई हुई है, और आप जितना डिटेल इसको पढ़ोगे ना उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप इसको ऐसे काट देते हो, बीच में से कट करके देखते हो, तो आपको कैसी स्ट्रक्चर दिखती है, जरा ये देखते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट नहीं बना रहा हूं मैं, केवल एक ग्रेना लैमेली की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यहां देखिए, आपको सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर याद आ रही होगी। चलिए मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, बहुत सही रहेगा। ये लिपिड बाइलेयर देखिए, इस प्रकार से लिपिड से बनी हुई थी ना, ये लिपिड बाइलेयर है, सब ये वैसे ही बनी हुई है, बिल्कुल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरह। ये जो बीच में स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। और जो दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से इसके अंदर एम्बेडेड पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ग्रुप्स हैं, क्लोरोफिल के ग्रुप्स हैं। तो जो क्लोरोफिल के ग्रुप्स हैं उनको बोलते हैं
लाइट हार्वेस्टिंग जोन बोल सकते हो। इसका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। इसके अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे ना, आगे के लेक्चर में जो भी हम पढ़ेंगे वो केवल हम इतना पढ़ेंगे, केवल इतने पार्ट को पढ़ेंगे, उससे आपको पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन क्लियर होने वाली है। तो यहाँ तक एक बार फिर से मैं पूरे को दोहरा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक इसका पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, फोटोसिंथेसिस हम बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि CO2 और H2O का यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट बनाती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइट एनर्जी कहाँ कैप्चर होती है प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर जो लाइट कैप्चर होती है वो लीव्स पे होती है, ठीक है। जब हम लीफ की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की संरचना नजर आती है। ये तो लीफ है ही, और ये जो है ये उसका सेक्शन है। सेक्शन के अंदर आपको पहली साइड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा नजर आता है, जिसके अंदर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये एक मीजोफिल की सेल है जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हम देख रहे हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारा कुछ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना है, ये पूरा पोर्शन ग्रेना है, और इसके अलावा जितना पोर्शन है वो क्या है? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर सारे के सारे आवश्यक प्रोटीन है, DNA है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को और इसको क्लोरोप्लास्ट को, दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या था? जो अपना सारा काम खुद करता है। तो यहाँ एक तरीके से आप देख रहे हैं इसका DNA है ना, तो इसके काम की जो अधिकांश चीजें हैं वो DNA सिंथेसिस कर लेता है। ये अपना कंट्रोलिंग लगभग ज्यादा जो इसकी खुद की कंट्रोलिंग है वो अंदर इसका इंटरनल सिस्टम, इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। दूसरी बात आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जब भी इनके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, जितनी भी आप देख रहे हो फसलें देख रहे हैं, इन फसलों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं जिससे कि दो के गुण हम एक के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि कुछ चीजें जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा मात्रा में होंगे तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होगी, और फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी तो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो उसके अंदर ग्रेन्स बनेंगे, फूड ग्रेन्स बनेंगे या जो फ्रूट्स बन रहे हैं, उसका साइज भी प्रॉपर होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कैप्चर की है, एनर्जी कैप्चर करने के बाद ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। तो उस हिसाब से इसी तरीके से कुछ जो अच्छी वेराइटीज हैं, जैसे गेहूं की वैरायटी देखते हैं, जो अच्छी वैरायटी है उनका जो कलर जो है ना, ग्रीन कलर, वो आपको काफी डार्क नजर आता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। इवन आप जैसे कुछ गेहूं की वैरायटीज को आप पहचानते होंगे देख के भी कि ये वो वाली अच्छी वैरायटी है, उसके पीछे कारण यही है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एक जो चीज आती है वो ये कि एक का पोलन ग्रेन लेते हैं और दूसरे प्लांट के ओवरी पे ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे जो फीमेल पार्टनर है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होता है, और उसी वजह से ये जो कैरेक्टर्स हैं क्लोरोप्लास्ट वाले वो वहां से ट्रांसफर होते हैं। और नई टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। वहां क्या करते हैं कि दो प्लांट की सेल्स ही ले ली हमने, एक प्लांट की सेल में से न्यूक्लियस हमने निकाल दिया और दूसरी में न्यूक्लियस पड़ा है, दोनों को आपने फ्यूज कर दिया, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद जो नई सेल आई उसका टिश्यू कल्चर कर लिया, तो दोनों के जो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स है ना वो मिल गए ना, तो इस वजह से कई अच्छी वेराइटीज बन सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट को आप ऐसे ना समझें कि बहुत कोई ऐसा ऑर्गेनेल है कि बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बहुत जबरदस्त इसके अंदर इम्पार्ट करता है कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। इवन हमारे जो फसली पौधे हैं ना उनमें ये चीजें ज्यादा काम की हैं, क्योंकि हम नॉर्मली अगर गुणों के ट्रांसफर की बात करें तो न्यूक्लियस से बात करते हैं, लेकिन इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर डील करते हैं। आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे क्योंकि इसके अंदर क्या है, खुद का DNA है।